मैंने एमिटीविल में झलक देखी थी। मुझे तुम्हारी मौत का एहसास हुआ था। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्जरिंग मूवी के पूरी टाइमलाइन को। 2013 में रिलीज हुई द कॉन्जरिंग मूवी ने हॉरर फैंस के लिए अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें हम दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एडन लॉरेन के रियल लाइफ इंसिडेंट्स को मूवी के फॉर्म में देख पाते हैं। तो कहानी कई साल पहले शुरू होती है, जिस एज को हम डार्क एज भी कहते हैं, और मूवी शुरू होती है द नन से, जिसमें रोमानिया के सेंट कार्टा मोनेस्ट्री के एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक मैजिक से ऑब्सेस्ड होके गॉड की जगह सैटर्न की पूजा करने लगता है और हेल से। और फिर 1952 की हमें कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उसी मोनेस्ट्री पे बमबारी होती है और उसी दरार के वीक हो जाने के कारण बैलक बाहर आ जाता है और वहाँ रह रही नन्स का रूप ले लेता है और ऐसे ही सालों तक उनके बिलीफ का मजाक उड़ाने के लिए उन्हीं का रूप लेके उन्हीं को मारता है। और फिर 1952 के टाइम पे उस मोनेस्ट्री की आखिरी नन्स को हम बैलक से मुकाबला करते हुए रिवाइज कर देती है। और फिर कुछ टाइम बाद सिस्टर विक्टोरिया की बॉडी पे एक लोकल फार्मर फ्रेंची की नज़र पड़ती है, जिसके तुरंत बाद वेटिंगन से फादर बर्ग और सिस्टर एरी को यहाँ भेजा जाता है। जिसे 4 साल बाद की स्टोरी शुरू होती है द नन 2 की, जिसमें हम द नन 1 की स्टोरी को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं, जहाँ पे हम बेला के ओरिजिन को और भी अच्छे से समझ पाते हैं। इसमें इस बार सिस्टर एरिन को हम सेंट लूसी की आंखों से बेला को हराते हुए देख पाते हैं, पर ये बेला का एंड नहीं, बिगनिंग होता है। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है एनिमल क्रिएशन की, जहाँ पे हम सैमी विलियम्स नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि डॉल मेकर होते हैं। एक दिन वो अपनी पूरी फैमिली के साथ चर्च से वापस आ रहे होते हैं, तभी उनकी बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है और तब उनकी बेटी एनिमल का दूसरी कार से एक्सीडेंट होने की वजह से डेथ हो जाती है। और फिर हम दोनों कपल्स को ब्लैक मैजिक की मदद से अपनी मरी हुई बेटी को वापस लाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन उनको जवाब गॉड का नहीं, डीमन का आता है। वो डीमन उनको अपनी मरी हुई बेटी का इल्यूजन दिखाकर उनको बेवकूफ़ बनाता है और मौका देकर खुद को उनके बनाई हुई डॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। और फिर उसके बाद एक एक करके पैरानॉर्मल इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और इसके बाद हम एक प्रीस्ट को आता हुआ देखते हैं जो कि उस एनिमल डॉल को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उस कमरे के चारों ओर बाइबल के पेजेस लगा रहते हैं। जिसके 12 साल बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे सैमुअल विलियम्स कुछ 12 ऑर्फन बच्चों और सिस्टर शार्लेट को रहने देता है। सिस्टर शार्लेट उसी सेंट कार्टा मोनेस्ट्री से होती है जहाँ हमने बेल को देखा है। सैमुअल सबको मना कर देता है ये बोल के कि उसकी बेटी का एक लाउड कमरा है और उस कमरे में कोई नहीं जाएगा। लेकिन हम एक जेनिस नाम की छोटी बच्ची को देखते हैं जिसको उसी कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और अनजाने में ही वो उस डॉल को फ्री कर देती है। जिसके बाद जेनिस डीमन से पोरेस हो जाती है पर उस जगह से निकल जाती है। जेनिस अपना नाम एनिबल रख लेती है और उसे कैलिफोर्निया में हिगिंस फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। उसके 12 साल बाद हम एनिबल को देख पाते हैं, यानी जेनिस को, जिसने अपना ही एक कल्ट बना लिया होता है और वो अपने ही अडॉप्टेड पेरेंट्स को मार देती है। जहाँ हम हिगिंस फैमिली के नेबर्स जॉन और मिया को देख पाते हैं और मिया का पहला बच्चा होने वाला होता है। कुछ टाइम बाद रूम की सजावट के लिए जॉन मिया को गिफ्ट ला के देता है, जिस गिफ्ट के अंदर एनिमल डॉल होती है। और इसी बीच हम उनके नेबर हिगिंस फैमिली की चीख सुनाई देती है और वो लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं। पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि हिगिंस फैमिली को एनिमल नहीं मारा था, जो कि एनिमल डॉल से अरेस्ट थी। हिगिंस फैमिली को मारने के बाद वो लोग जॉन एंड मिया के घर उनको भी मारने के लिए आ जाते हैं और इसी बीच जॉन भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी एंड टाइम पे वहाँ पुलिस आ जाती है और एनिमल, जो कि जेनिस है, वो खुद का गला काट के खुद को मार लेती है और डीमन को एनिमल डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। और एक बार फिर से डीमन का आतंक शुरू हो जाता है और इस बार मिया को अपना विक्टिम बनाता है। लेकिन मिया की फ्रेंड खिड़की से कूद के डीमन को अपनी सोल दे देती है और मिया फ्री हो जाती है। लेकिन हम एनिमल डॉल को गायब पाते हैं, लेकिन एनिमल डॉल को 6 महीने बाद फिर से किसी एक शॉप के अंदर पाया जाता है और उस डॉल को डेबी नाम की लड़की द्वारा एज ए गिफ्ट परचेज कर लिया जाता है। और यहाँ से कहानी शुरू होती है द कॉन्जरिंग की। और मानो या ना मानो, ये मूवी पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स में सबसे बढ़िया मूवी है, जिसमें हम पहली बार एडन लॉरेन को देख पाते हैं जो कि डेबी एंड एनिमल का केस हैंडल कर रहे होते हैं।
और जैसे तैसे डेबी को बचाकर एनेबल को अपने घर के बेसमेंट में फादर पेरेस की मदद से लॉक कर देते हैं। अब यहाँ से द कॉन्जरिंग की स्टोरी कंटिन्यू होती है, जहाँ हम एडन लॉरिन को एक्सोर्सिज्म के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं किसी फ्रेंच नाम के आदमी का। और आपको याद ही होगा, ये वही फ्रेंची है जिसको वेनेक ने अरेस्ट कर लिया था। जहाँ हम समझ पाते हैं कि दालन 2 में फ्रेंची अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और स्टोरी कंटिन्यू होती है। और वहाँ पे हम कैरोलिन को देख पाते हैं जो कि अपने घर में हो रही सुपरनेचुरल चीज़ों से परेशान होकर एडन लॉरिन के पास आती है मदद मांगने के लिए। और जब एडन लॉरिन कैरोलिन के घर आते हैं तब हमें पता लगता है कि 1863 के टाइम में बैशिवा नाम की बीच रहती थी और उसने अपने बच्चे को सेटिंग के नाम पे सेक्रीफाइस कर दिया था और एज अ रिचुअल फॉलो करते हुए खुद को भी फांसी लगा ली थी। और इसी वजह से ये पूरी जगह कर्ज हो चुकी है। स्टोरी कंटिन्यू होती है जहाँ पे हम एडन लॉरिन को कैरोलिन के परिवार को बचाते हुए देखते हैं और बैथशेबा का कर्ज एंड उठाता है। अब 1972 में स्टोरी शुरू होती है एनेबल कम्स होम की। जैसा कि आपको याद ही होगा, एडन लॉरिन ने फादर पेरेस की मदद से एनेबल को अपने बेसमेंट में लॉक किया था और उसी के 1 साल बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे हम एडन लॉरिन को एक और केस के लिए बाहर जाते हुए देखते हैं और अपनी बेटी जूडी को घर में उसकी बेबी सीटर के साथ अकेले छोड़ के चले जाते हैं। वैसे तो पूरी मूवी में मुझे पर्सनली इतना डर नहीं लगा, पर मूवी ठीक ठाक थी। जहाँ हम देख पाते हैं जूडी की बेबी सीटर की फ्रेंड को जो अपने मरे हुए पापा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है और वो वहाँ बेसमेंट में रखी हर एक चीज़ को हाथ लगा देती है और अनजाने में ही एनेबल को भी रिलीज कर देती है। जिसके बाद उनके घर में पैरानॉर्मल इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं और जूडी की फ्रेंड पोजेस भी हो जाती है। और इस पार्ट में स्टोरी सिर्फ एक रात की दिखाई जाती है पर सबकी हालत खराब कर देती है। एट दी एंड तीनों मिलकर एनेबल को वापस से लॉक करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और इसी साल 1973 में ही स्टोरी कंटिन्यू होती है और हमें कर्स ऑफ डायरोना की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हम एना नाम की सोशल वर्कर को देखते हैं जो कि पैट्रिशिया के घर चाइल्ड वेलफेयर के ब्याह पे विजिट करती है और वो रूम की हालत देती है जो कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और पैट्रिशिया ने भी अपने दोनों बच्चों को एक रूम में बंद कर रखा है। उसी कंप्लेंट के ब्याह पे पैट्रिशिया को जेल हो जाती है। एना को पता नहीं होती है कि उसने ये सब सिर्फ लैरोना से अपने बच्चों को बचाने के लिए किया था। लैरोना की स्टोरी 1963 में शुरू होती है, जहाँ पे उसके पति के चीट करने से उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो अपने दोनों बच्चों को डुबा के मार देती है और उसी गिल्ट में भी खुद को भी मार लेती है और उस पे बीपिन वुमेन का कर्ज लग जाता है, जहाँ उसकी स्पिरिट सारी जिंदगी छोटे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है और वो पैट्रिशिया के बच्चों के पीछे भी पड़ी रहती है। और फिर पैट्रिशिया के दोनों बच्चों को मार देने के बाद वो एना के बच्चों के पीछे लग जाती है और वहीं पे हम एना को देखते हैं जो कि अपनी बच्चों को बचाने के लिए फादर प्रेस से मदद मांगती है, जिन्होंने एनेबल केस के ऊपर भी काम किया है। और वहीं फादर प्रेस दूसरे प्रीस्ट को सजेस्ट करते हैं और एट द एंड बिपिन वुमेन का भी कर्ज टूट जाता है। और फिर 1976 ईयर में कॉन्जरिंग 2 की स्टोरी शुरू होती है, जहाँ पे एडन लॉरिन अमेटिविल केस पे काम कर रहे होते हैं और यहीं पे लॉरिन को वेलक का पहला विजन आता है, जहाँ पे हम एड को मरते हुए देखते हैं। और फिर उसके 1 साल बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे हॉसन फैमिली पैरानॉर्मल इवेंट्स को फेस कर रहे होते हैं, जिनकी मदद करने के लिए एडन लॉरिन को बुलाया जाता है। और ये स्टोरी भी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जिसकी रियल फुटेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। पर मूवी में काफी चेंजेस किए हैं और द नन से क्रेडिट कर दिया है। और जैसा कि हम जानते ही हैं, लॉरिन को विजन्स आते हैं और उसको अपनी विजन्स में नन का रियल नेम पता लग जाता है और लॉरिन नन के रियल नेम को यूज करके उसको हेल में वापस भेज देती है। और इस इवेंट के 4 साल बाद 1981 में हमें द कॉन्जरिंग 3 की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि ये भी रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ हम एडन लॉरिन को आर्नी जॉनसन के केस पे काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पे आर्नी डेविल की पोजीशन में आकर एक आदमी को चाकू से 6 बार स्टैब करके मार डालता है। और इवन द रियल लाइफ ऑल्सो ये पहला ऐसा केस था जहाँ पे मर्डर करने वाले ने ये बोला था कि सब काम उसी डेविल ने करवाया है और वो मर्डर के टाइम भी पजेस था। एडन लॉरिन इस केस को सॉल्व करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि एक विच ने ब्लैक मैजिक कर रखा है और वो यही सब काम करवा रही है डेविल की मदद से। और एट द एंड उस विच का ब्लैक मैजिक उसी पे उल्टा पड़ जाता है और वो डीमन उसी को मार डालता है। अब आगे की स्टोरी हम कॉन्जरिंग द लास्ट राइट्स में देखेंगे, जहाँ पे हम एडन लॉरिन को ही कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।